हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और एडवांस्ड एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को, रीडिंग स्किल को और साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक भी कवर होगा। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, मेरी सभी वीडियोज़ को वॉच करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले ये किस बारे में है? रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब सुधार, ये नाउन है। और कैसे सुधार है? रिक्वायर्ड यानी कि जिनकी जरूरत थी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इज जिसकी जरूरत थी, आवश्यक, तो आवश्यक सुधार। तो किस पर एडिटोरियल हुआ? और एडिटोरियल हमारा न्यूज ही होता है, इसको कुछ अलग मत समझना। तो ये है हमारा ऑन रिफॉर्म्स, सुधारों पर। कौन से सुधार? टू द जीएसटी सिस्टम, जीएसटी प्रणाली के। तो रिफॉर्म के साथ हम टू लगाते हैं, ऑफ नहीं लगाते। रिफॉर्म टू समथिंग, किसी चीज का सुधार। ठीक है, तो जीएसटी सिस्टम के सुधार पर यह है हमारा एडिटोरियल। इसके नीचे सब हेडिंग भी पढ़ते हैं। रिस्किंग सम रेवेन्यू, कुछ रेवेन्यू को खतरे में डालना। टू बूस्ट कंजप्शन, उपभोक्ता को बढ़ाने के लिए। विल हेल्प द इकोनॉमी, तो ये अर्थव्यवस्था की मदद करेगा। अब कईयों को समझ नहीं आया होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेवेन्यू का मतलब होता है आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है, आपने खर्चे नहीं निकाले। मान लो आपने 200 रुपये का बुक प्रिंट करवाया, फिर आप इसको बेच रहे हो मान लो 700 रुपये में। ठीक है, 700 में बेचा आपने, 200 का प्रिंट कराया, 116 शिपिंग दिया, 20 रुपया पैकिंग दिया, 30 रुपीज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म फी दिया। तो ये सारा क्या है? आपका खर्चा है। अब ये जो खर्चा है, आप ये इसको 700 में बेच रहे हो, तो 700 में से ये जो खर्चे निकले, तो उसके बाद आपका क्या बनेगा? प्रॉफिट बनेगा। लेकिन हम यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं जो आपके पास आया है, आपने खर्चे उसमें इंक्लूड नहीं करे। तो जो भी पैसा आपके पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। जैसे सरकार के पास जितना भी पैसा आ रहा है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक, तो रिस्किंग, खतरे में डालना, ये हमारा लेसन है। सब्जेक्ट एज अ जेरेंड, तो खतरे में डालना कुछ रेवेन्यू को, कंजप्शन को बूस्ट करने के लिए। मतलब अगर आप कोई चीज़ सस्ती कर दोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा? जो ये कंजप्शन जो है, मतलब जो लोगों का कंज्यूम करना किसी चीज़ को, वो क्या होगा? बूस्ट होगा। यही होगा ना जब सस्ता करोगे। जैसे मैं आपके लिए कोर्स जब डाउन करता हूँ तो क्या होता है? आप ज़्यादा खरीदते हो, तो क्या हो रहा है? बूस्ट हो रहा है कंजप्शन। तो ऐसे ही कह रहे हैं, जो कुछ रेवेन्यू है इसको खतरे में डालना कंजप्शन को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए। तो ये हेल्प करेगा इकोनॉमी की। इकोनॉमी ऐसी तो चलती है, जितना ज़्यादा कोई बेचेगा खरीदेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। इसमें आओ वर्ड मीनिंग पे। रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया। रिफॉर्म्स मतलब सुधार, कंजप्शन मतलब उपभोक्ता या उपभोक्तावाद, बूस्ट मतलब बढ़ाना, इकोनॉमीज अर्थव्यवस्था। तो ये थे इसके कुछ वर्ड, और इसमें और भी वर्ड ऐड हुए हैं आज। ये हमारी द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की पीडीएफ है। आज के वर्ड मैंने ऐड करे हैं 258 से लेकर 273 तक, यानी कि 15 वर्ड्स आज ऐड करे हैं इस पीडीएफ में। और एक क्विक अपडेट है, पार्ट नंबर जो 50 है, हमारी 1000 वोकैब की जो सीरीज चल रही है कोर्स के अंदर, तो उसका पार्ट नंबर 50 मैंने कल अपडेट कर दिया है। यानी कि हमारे 500 वर्ड्स तक वीडियोस बन चुकी हैं, ये आप देख सकते हो। तो ये पीडीएफ भी उसी कोर्स के अंदर गिवन है। अगर आप नहीं जानते तो मैं इंग्लिश सिखा चुका हूँ। अगर आपको रूल्स मास्टर करने हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। और याद रखो, जब तक रूल्स मास्टर नहीं करोगे तब तक आपको इंग्लिश में सक्सेस नहीं मिलेगी। आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे, आपको रूल समझ में नहीं आएंगे। मेरा जो एज है वो यही है कि मेरे को रूल की बहुत तगड़ी पकड़ है। एक एक पॉइंट तक मुझे समझ में आता है, कब कहाँ कैसे लगा है, उसकी एग्जैक्ट हिंदी क्या है। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मुझे रूल्स आते हैं। तो जो मुझे आता है, जितना भी मेरा स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है, ओशियन ऑफ नॉलेज है, मैं आपको दे रहा हूँ अपने कोर्स के जरिए। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, डाउनलोड कर लेना ऐप, लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सीख कर पढ़ो, फायदा होगा। बिना सीखे पढ़ोगे ये न्यूज़पेपर और स्पीकिंग करने की सोचोगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहोगे। तो सीखो, फिर ये चीज़ करो, बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा 110%। अब आओ वापस। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रपोजल्स। केंद्र सरकार के ये जो प्रपोजल्स हैं, प्रपोजल्स इज प्रस्ताव। और कौन से प्रस्ताव? टू रिफॉर्म, सुधार करने के। किसको?
द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को, इस सिस्टम को, आर तो वो हैं, तो केंद्र के मतलब केंद्र सरकार के जो प्रस्ताव हैं जीएसटी को सुधारने के, ठीक है, जीएसटी सिस्टम को सुधारने के, आर वो हैं, क्या है वो, बोल्ड एंड टाइमली, मतलब साहसी हैं और टाइमली हैं। ये बोल्ड एंड टाइमली एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये आगे हमारे, ठीक है, एडजेक्टिव। और बोल्ड का मतलब होता है साहसी, जिसमें साहस भरा हो, और टाइमली जो समय के अनुसार हो, ठीक है, समयानुकूल बोल सकते हो, जो समय के अनुकूल हो। लेसन है हमारा नाउन एडजेक्टिव का, और उससे पहले इज़एमआर लगता ही है नाउन से पहले, और इसमें ये सारा हमारा हो गया सब्जेक्ट। दूसरा वर्ड याद कर लो, प्रपोजल्स, सुधार, प्रस्ताव, रिफॉर्म मतलब सुधार, बिल्कुल नॉर्मल सा सेंटेंस था। अभी आओ नेक्स्ट, दे स्टैंड टू बेनिफिट, ये फायदे के लिए है या फिर ये फायदा देने के लिए है। दे का मतलब है इन रिफॉर्म्स की बात, इन प्रपोजल्स की बात हो रही है। दे स्टैंड तो ये खड़े हैं, मतलब प्रपोजल्स खड़े हैं, टू बेनिफिट बेनिफिट देने के लिए। किसको बेनिफिट देने के लिए खड़े हैं, द मिडिल क्लास इनको, एंड द बिजनेस कम्युनिटी और इनको। यहाँ पे स्टैंड टू बेनिफिट, ये जो है इसको आप याद करेंगे, स्टैंड टू बेनिफिट, इसका मतलब होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, लाभ उठाना, फायदा मिलना, किसी स्थिति से लाभ प्राप्त करना, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये पढ़ लेना अपने आप, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये 5-5 गिवन है, और हर वर्ड के साथ 5-5 एग्जाम्पल्स हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो ये पढ़ना आपका काम, ठीक है। तो अभी वापस आओ, तो दे स्टैंड टू बेनिफिट, तो इससे फायदा होगा किसका, मिडिल क्लास का और बिजनेस कम्युनिटी का, एज जैसा कि द गवर्नमेंट क्लेम्स, सरकार दावा करती है। इसके बाद आगे लिखा है, शिफ्टिंग 99% ऑफ द आइटम्स इन द 12% स्लैब, कह रहे शिफ्ट करना किसको, जो 99% आइटम्स हैं, कौन से वाले, 12% स्लैब रेट में जो आते हैं। आपको पता है ना, जीएसटी एक 5% लगता है कई आइटम्स पे, कई पे 12 लगता है, कईयों पे 18 लगता है, कईयों पे 28% लगता है, ये स्लैब रेट्स होते हैं। तो कह रहे हैं जो ये 12% वाला है, ठीक है, 12% स्लैब में, इसके अंदर जो 99% आते हैं, तो उनको शिफ्ट करना कहाँ पे, 5% टैक्स रेट में, मतलब 12 से जिन पे 12% लगता था अब उन पे 5% लगेगा। तो ये जो शिफ्टिंग है, एंड और 99% ऑफ द आइटम्स, और जो 90% आइटम्स हैं इन द 28% स्लैब, ये जो आप 28% देख रहे हो, इसमें इसके अंदर जो 90% है, ठीक है, तो उनको भी शिफ्ट करना कहाँ पे, 18% टैक्स रेट में। तो 28 से अब 18% ही टैक्स लगेगा 90% आइटम्स पे जो इस रेट में आते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग है विल सब्सटेंशियली, ये काफ़ी हद तक रिड्यूस, कम करेगी द टैक्स बर्डन, टैक्स के भार को, ऑन मोस्ट कंज्यूमर्स, ज़्यादातर उपभोक्ताओं पर। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूम करने वाला, जो ग्रहण कर रहा है, जो प्राप्त कर रहा है, ठीक है, जो खरीद रहा है, और बर्डन इज भार, तो यही था इसके अंदर। मतलब इन शॉर्ट ये है कि 12% के अंदर जो 99% आइटम है, तो उन पर उनको शिफ्ट किया है 5% पे, और जो 28% जिन पे टैक्स लगता है, तो उसमें 90% आइटम्स को 18% पे शिफ्ट करा है। मतलब 18% लगेगा 28% की जगह टैक्स 90% आइटम्स पर, ठीक है। और ये वर्ड है सब्सटेंशियली, मतलब काफ़ी हद तक। इससे मिलते जुलते वर्ड याद आ रहे होंगे, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, एक सब्सटेंशिएट, एक सब्सिक्वेंट, याद आ रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जानना आता है आपको, नहीं आता वो आपके ऊपर है। अगर पढ़ रहे हो सीरियसली तो आपको याद होगा, 2-3 वीडियो में ही अभी हमने किया था, ठीक है। अब कई लोग खुश हो गए होंगे कि 99% जो आइटम है उस पर टैक्स कम हो गया 12 से 5%, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो, ये जो सरकार के पास टोटल रेवेन्यू आता है ना, वो सबसे ज़्यादा, जो कि है 70 से 80%, सरकार सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है 18% स्लैब रेट से, और मैक्सिमम चीज़ों पे 18% ही लगा हुआ है। तो सरकार का मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ से आ रहा है, 70 से 80%, 18% वाली से। इन्होंने कम क्या कर दिया, 12 वाली। और आपको पता है 12% जो स्लैब रेट आता है ना आइटम्स, वो केवल 10% ही हैं। मतलब 100 में से सिर्फ 10% ही ऐसे आइटम है जिन पे 12% टैक्स लगता है।
और ये जो 28% आपको दिख रहा है ये भी लगभग वही 5-10% है, जो जिस पर करना चाहिए 18% पे उस पर तो किया नहीं। और बहुत सारे लोग ये देख के 99% आइटम पे कम हो गया, उनको लग रहा होगा पता नहीं मतलब जीएसटी बहुत ही कम कर दिया। भैया कुछ नहीं किया, थोड़ा सा कर दिया बस, मतलब आपसे कान ही पकड़वाने हैं, या तो सीधा सीधा पकड़ लो या लात के नीचे से अपना हाथ निकाल के कान पकड़ लो, कान तो आपको ही पकड़ने पड़ेंगे। तो वही मतलब है। चलो ये तो हमारा बिजनेस का नहीं है, ठीक है, तो हमारा मेन काम इंग्लिश सीखना है, वो हम फोकस करते हैं। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अभी आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, रैशनलाइजिंग द नंबर ऑफ स्लैब्स। नंबर ऑफ स्लैब्स मैंने आपको बता दिया अभी, जैसे 5%, 12%, 18 और 28%, तो इनको बोलते हैं नंबर ऑफ स्लैब्स। तो ये जो नंबर ऑफ स्लैब्स है इनको रैशनलाइज करना, मतलब तर्क संगत करना, या जिसको आप क्या बोल देते हो, जिसको युक्ति संगत भी बोल सकते हो, तर्क संगत भी बोल सकते हो, मतलब जो जिसके पीछे कोई कारण हो उसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। ये मैं आपको वर्ड में दिखा देता हूँ, इसको अच्छा वर्ड है वैसे तो, ये एक तो ये भी पढ़ लो आप, सब्सटेंशियली, काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रूप से, ये हमने किया हुआ कई बार। ये वर्ड है 260, रैशनलाइज वर्ब है तर्क संगत बनाना, युक्ति संगत ठहराना, किसी चीज को तर्क या कारण के आधार पर समझना, ठीक है, मतलब फैक्ट के अकॉर्डिंग किसी चीज को देखना। तो कह रहे हैं रैशनलाइजिंग, तर्क संगत बनाना, किसको, ये जो नंबर ऑफ स्लैब्स हैं, एंड शिफ्टिंग, और शिफ्ट करना, किसको, सिमिलर प्रोडक्ट्स को, एक जैसे प्रोडक्ट्स को, और कहाँ पे शिफ्ट करना, टू द सेम स्लैब, एक जैसे स्लैब्स में। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, एंड से जोड़ा हुआ है, दो चीज़ों की बात हो रही है। एक तो ये जो 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी स्लैब्स बना रखे हैं, कह रहे हैं इसको रैशनलाइज करना, मतलब एक तरह से तर्क संगत बनाना कि भाई हाँ इसके पीछे कोई रीज़न है, या उसको कम करना। दूसरा कह रहे हैं शिफ्ट करना, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनको एक ही स्लैब में शिफ्ट करना। तो ये दो चीज़ें जो हैं विल ऑल्सो रिड्यूस एम्बिग्यूटी, तो ये जो एम्बिग्यूटी है, अस्पष्टता है, इसको कम करेगी। एंड लिटिगेशन, और ये जो मुकदमेबाजी है इसको कम करेगी। समझ में आया? यहाँ पर एम्बिग्यूटी और लिटिगेशन दो वर्ड आप याद करेंगे। इसमें ये जो सारा आपको दिख रहा है रैशनलाइजिंग एंड शिफ्टिंग, ये सारा सब्जेक्ट है। विल लगी है हेल्पिंग वर्ब, रिड्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और एम्बिग्यूटी, जैसे हमने एम्बिगस वर्ड पढ़ा हुआ है, एम्बिगस का मतलब क्या होता है, दो अर्थ वाला। ऐसे नाउन है ये, एम्बिगस का नाउन, एम्बिग्यूटी मतलब अस्पष्ट या जिसके दो अर्थ निकलते हैं। और लिटिगेशन मतलब मुकदमेबाजी, ठीक है, तो इनको कम करेगी, क्योंकि कई लोग केस कर देते हैं ना जीएसटी को लेकर, तो उसको बोला गया लिटिगेशन। और कईयों को ये समझ ही नहीं आता है कि क्या ये 5, 10, 15, 20%, तो ये कई मतलब निकलते हैं, उसको बोला एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो ये सब क्या करेगा, कम कर देगा इस अस्पष्टता को और मुकदमेबाजी को। विच आर द मेजर इश्यूज, जो सबसे बड़े मुद्दे हैं। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किया गया है इस चीज के लिए, जो हमने सब्जेक्ट की बात करी है ना, मतलब ये जो एम्बिग्यूटी और जो लिटिगेशन है, इनके लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है। तो विच आर द मेजर इश्यूज, ये क्या है, मेजर इश्यूज हैं। बिजनेसेस हैव, जो बिजनेसेस को है, विद द करंट जीएसटी सेटअप, अभी के जीएसटी सेटअप से। समझ में आया? यहाँ पे बिजनेसेस सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है। बिजनेसेस हैव, बिजनेसेस को है, ठीक है, पोजेशन, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर हेल्पिंग वर्ब है आर, इश्यूज नाउन है, मेजर एडजेक्टिव है द आर्टिकल। इसके बाद आगे है फर्दर, मतलब और आगे, ये एडिशन को दिखा रहा है। फर्दर वाइल, अब वाइल आ गया, वाइल के बाद एक सेंटेंस बनता है, फिर हम कोमा डालते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस। तो वाइल बताता है एक तरफ ऐसा और दूसरी तरफ वैसा है। तो वाइल कह रहे जबकि, या हालांकि, मोस्ट ऑफ द फोकस, जो ज्यादातर फोकस है, हैज बीन कैप्चर्ड, तो वो कैप्चर किया गया है, आकर्षित किया गया है, बाय द रेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल। रेट रीस्ट्रक्चरिंग समझ रहे होंगे, रीस्ट्रक्चर करना मतलब पुनर्गठन करना, दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज करना। प्रपोजल इज प्रस्ताव। तो कह रहे हैं ज्यादातर जो ध्यान है वो किसके द्वारा आकर्षित किया गया है, रेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल्स के द्वारा, मतलब ज्यादातर फोकस कहाँ रहा है, रेट को कम ज्यादा करने पे, ठीक है। हालांकि ज्यादातर फोकस कैप्चर किया गया है रेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल के द्वारा, फिर भी द प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, ये जो प्रोसीजरल रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स मतलब सुधार, और कैसे सुधार है, प्रोसीजरल, प्रोसीजर तो आप समझते हो, प्रक्रिया बोलते हो, ऐसी प्रक्रियात्मक मतलब प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, जो प्रक्रियात्मक
सुधार हैं रिगार्डिंग मतलब के संबंध में। अब सुधार ये प्रोसीजरल रिफॉर्म तो है, पर कैसे रिफॉर्म है, कह रहे रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन से संबंधित, रिटर्न फाइलिंग जो जीएसटी वगैरह हम भरते हैं, फाइल करते हैं, जीएसटी 1 और 3 भी, तो ये रिटर्न फाइल करना, एंड रिफंड्स, और जो रिफंड्स वगैरह मिलते हैं, तो कह रहे हैं ये प्रोसीजरल रिफॉर्म्स जो है ना आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें ब्रेक करते हैं, इसको ध्यान से सुनो। फर्दर ये दिखा रहा है एडिशन को, जो हमने आइल्स के एसेज में पढ़ा है। वाइल का लेसन आ गया, कंजंक्शन वाइल दिखाता है, जबकि एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ऐसा है, ठीक है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ज़्यादातर फोकस रेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल की तरफ किया गया है, और दूसरी तरफ क्या है, जो प्रोसीजरल रिफॉर्म्स है, तो ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फोकस ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन लगा है, कैप्चर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। उसके बाद द प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, और ये इंपॉर्टेंट हो गया एडजेक्टिव। तो ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर रिगार्डिंग बता रहा है किस चीज़ के संबंध में रिफॉर्म्स है, रजिस्ट्रेशन के, रिटर्न फाइलिंग के और रिफंड्स के। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, सिंप्लीफाइंग जीएसटी, जीएसटी को सरल बनाना, ये लेसन हमारा सब्जेक्ट एज अ जेरेंड, वर्कबुक पार्ट 3 का। तो जीएसटी को सरल बनाना इज नॉट जस्ट अबाउट, तो ये केवल इस बारे में ही नहीं है, यहाँ पे देखो नॉट जस्ट अबाउट, इस बारे में ही नहीं है, तो यहाँ पे बट ऑल्सो अबाउट, तो इस बारे में भी है। तो ये हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो का चैप्टर, नॉट ओनली की जगह नॉट जस्ट भी लिख सकते हो, आपके सामने है। तो ये हमारा कंजंक्शन है, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। तो जीएसटी को सरल बनाना इज नॉट जस्ट अबाउट, वो केवल इस बारे में ही नहीं है, किस बारे में, रिड्यूसिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स, जो रेट्स की जो मल्टीप्लिसिटी है, मतलब जो अनेकता है रेट्स की, जो रेट्स की विविधता है, तो इसको कम करने के बारे में ही नहीं है जीएसटी को सरल बनाना, बट ऑल्सो अबाउट, इस बारे में भी है, किस बारे में, मेकिंग इट ईजियर, इसको आसान बनाने के बारे में, एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, और कम टाइम कंज्यूमिंग बनाने के बारे में, किसके लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, टू नेविगेट द सिस्टम, सिस्टम को नेविगेट करने के लिए, ठीक है। मतलब जब कोई जीएसटी पे करता है तो वो जीएसटी का पोर्टल खोलता है, उनकी वेबसाइट खोलता है, तो उसको नेविगेट करता है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, उसको वहाँ पे फिल आउट करना पड़ता है, तो इसको बोला गया नेविगेट द सिस्टम। तो बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं, तो वो जब नेविगेट करते हैं सिस्टम को, मतलब जीएसटी वगैरह फाइल कर रहे होते हैं, तो उसको आसान बनाना और कम टाइम लगे, ऐसा बनाना, ठीक है। तो अब समझ में आया कि जीएसटी को सिंप्लीफाई करना सिर्फ जो रेट की मल्टीप्लिसिटी है, मतलब इतने सारे जो रेट है 5, 12, 18, 24, 28%, तो इसको ही कम करना नहीं है, इसके बारे में नहीं है, बल्कि आसान बनाने के बारे में भी है, और कम टाइम कंज्यूमिंग बनाने के बारे में भी है टैक्स पेयर के लिए, सिस्टम को नेविगेट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, ईजिंग रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना, सिंप्लीफाइंग रिटर्न्स, और रिटर्न्स को सरल बनाना, एंड स्पीडिंग अप रिफंड्स, और रिफंड्स को स्पीड अप करना, आर वेलकम इम्प्रूवमेंट, तो ये स्वागत योग्य सुधार हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है, और ये वही है सब्जेक्ट एज अ जेरेंड, और आर लगी है हेल्पिंग वर्ब, और देयरफॉर है इसीलिए। देयरफॉर को आप यहाँ शुरू में भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कहाँ लगाना चाहो। तो देयरफॉर का चैप्टर है वीडियो 250 या 251, चेक कर लेना, ठीक है। तो आसान बनाना, पंजीकरण को, रजिस्ट्रेशन को, रिटर्न्स को सरल बनाना, और रिफंड्स को तेज करना, तो ये स्वागत योग्य सुधार हैं। द सेंटर इज परस्यूइंग, जिस पर केंद्र काम कर रही है, परस्यू मतलब पीछा करना या किसी काम को करने का प्रयास करना। ये तो हमारा नॉर्मल वर्ड होता है, जैसे परस्यू योर ड्रीम्स, अपने सपनों का पीछा करो, मतलब उसमें कार्यरत रहो, उसमें प्रयास करो। इम्प्रूवमेंट सुधार, सिंप्लीफाई सरल बनाना, इजी आसान बनाना, टाइम कंज्यूमिंग जो बहुत समय ले, और मल्टीप्लिसिटी इसको बोलते हैं अनेकता, विविधता जिसको आप डाइवर्सिटी बोलते हैं, और रीस्ट्रक्चरिंग मतलब पुनर्गठन करना, दोबारा से उसका स्ट्रक्चर तैयार करना, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स मतलब प्रक्रियात्मक सुधार, मतलब प्रोसीजर से जुड़े हुए सुधार। तो इसके अंदर यही सारे वर्ड हैं। अभी आ जाओ नेक्स्ट, कंबाइंड विद द न्यू
इनकम टैक्स बिल एंड, कह रहे हैं जो ये नया इनकम टैक्स बिल है, नया आयकर विधेयक, तो इससे कंबाइन होके, और किससे कंबाइन होके, द रिजिग, रिजिग का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि पुनर्गठन, दोबारा से उसको व्यवस्थित करना। तो और किसका रिजिग, ऑफ इनकम टैक्स स्लैब्स। तो इनकम टैक्स स्लैब्स आपको पता है अभी नई आई है, जैसे 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा इनकम टैक्स ईयरली, और अभी हुआ नहीं है लागू, और 15 लाख तक इतना लगेगा, 20 लाख तक इतना लगेगा। तो ये स्लैब्स हैं इनकम टैक्स के, जीएसटी के अलग, इनकम टैक्स के अलग, ठीक है। तो द रिजिग ऑफ इनकम टैक्स स्लैब्स, जो इनकम टैक्स के स्लैब का पुनर्गठन है, और ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल है, तो कह रहे ये कंबाइन होकर, ठीक है। और ये स्लैब्स कौन से, इन दिस ईयर्स बजट, इस साल के बजट में जो बताए गए हैं, तो वो कंबाइन होकर, दीज जीएसटी रिफॉर्म्स, तो ये जो जीएसटी के सुधार हैं, विल हाईलाइट, तो ये उजागर करेंगे, ये शो करेंगे, ये दिखाएंगे, किसको, 2025 को। कैसा दिखाएंगे, एज के रूप में, अब वाटरशेड ईयर, वाटरशेड ईयर होता है एक महत्वपूर्ण साल, एक महत्वपूर्ण मोड़ फॉर टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म के लिए, मतलब जो टैक्स में सुधार हुआ है, तो उसके लिए 2025 किस रूप में देखा जाएगा, उजागर होगा, वाटरशेड ईयर के रूप में, एक इंपॉर्टेंट ईयर के रूप में। और टैक्स रिफॉर्म कौन से, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स, जो दोनों ही होते हैं, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्सेस। क्लियर हुआ। और सिंपल भाषा में बता देता हूँ, मतलब ये जो नए इनकम टैक्स बिल आया है, और जो स्लैब रेट में चेंज हुआ है इनकम टैक्स के, ठीक है, तो इस साल के बजट में, तो इससे कंबाइन होकर जीएसटी जो में जो सुधार हो रहा है, तो ये क्या दिखाएगा, 2025 को एक महत्वपूर्ण ईयर के मतलब महत्वपूर्ण साल के रूप में टैक्स रिफॉर्म के लिए, दोनों इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। वाइल, अगेन वाइल का लेसन आ रहा है, वाइल एक सेंटेंस, उसके बाद हम एक कोमा डालते हैं, फिर एक और सेंटेंस। कह रहे हैं हालांकि गवर्नमेंट हैज़ नॉट मेड एन ऑफिशियल एस्टिमेट, सरकार ने जो ऑफिशियल आकलन है वो नहीं किया है, ऑफ, किसका आकलन नहीं किया है, किसका अंदाजा नहीं लगाया है, ऑफ व्हाट द रेवेन्यू इम्पैक्ट ऑफ दीज रिडक्शंस विल बी, मतलब ये जो रिडक्शन है, ये जो कम करना है, किसको, रेवेन्यू को। तो कह रहे हैं दीज रिडक्शंस, सॉरी, व्हाट द रेवेन्यू इम्पैक्ट, रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या होगा, रेवेन्यू का प्रभाव क्या होगा, और किसका प्रभाव, रेवेन्यू का तो है, लेकिन किसकी वजह से, दीज रिडक्शंस, इन रिडक्शंस की वजह से, तो विल बी, होगा। तो ये हमारा लेसन है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ एज अ कंजंक्शन, ठीक है। वर्कबुक पार्ट 2 का लास्ट के 10 लेसन्स के अंदर हमने किया था, ये आपके सामने है। नहीं तो ये लिखते व्हाट विल बी द रेवेन्यू इम्पैक्ट, रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या होगा इन रिडक्शंस का, लेकिन ये हमारा व्हाट कंजंक्शन है, इसलिए विल बी आप लास्ट में लगाओगे, यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है, डू यू नो वेयर डज ही लिव, गलत, डू यू नो वेयर ही लिव्स, ऐसे ही है ये वट। तो हालांकि सरकार ने ऑफिशियली एस्टिमेट नहीं लगाया है कि इस इन रिडक्शंस का रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, सोच के ही फैसला किया होगा, और ये कह रहे हैं आकलन नहीं लगाया, कुछ भी बोलते हैं। तो फिर भी कह रहे हैं, फिर भी सोर्सेज हैव सेड, सूत्रों ने कहा है, दैट की इट एक्सपेक्ट्स अ हिट, इससे हिट होगा, यानी कि इससे कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा, हिट मतलब एक तरह का डैमेज, तो मतलब हिट होने की उम्मीद है फिर भी, और सोर्सेज ने कहा है कि हिट होने की उम्मीद है, मतलब कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, इन शॉर्ट। ये इट एक्सपेक्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैव सेड प्रेजेंट परफेक्ट, हैज नॉट मेड प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। 2 years ago, 2 साल पहले, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड एस्टिमेटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आकलन लगाया था, दैट की द एवरेज जीएसटी रेट वॉज, जो एवरेज जीएसटी का रेट है वो था 11.6%, मतलब सरकार के पास जो पैसा आ रहा था उसका एवरेज था 11.6%, विच इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू फॉल सब्सटेंशियली, जो कि अभी उम्मीद है गिरेगा काफ़ी हद तक, जिसके काफ़ी हद तक गिरने की उम्मीद है, ऐसा भी बोल सकते हो। विच यहाँ पर है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है इस परसेंटेज के लिए, और ये हमारा एक्सपेक्टेड का लेसन, मतलब जो आपने पढ़ा था ना, सैड टू, क्लेम टू, और लाइकली टू, एक्सपेक्टेड टू, वही वाला लेसन है 127 वीडियो नंबर, और सब्सटेंशियली काफ़ी हद तक, ठीक है। आगे देखो, पहले ये भी देख लो, यहाँ हैड एस्टिमेटेड लगा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, दैट सेंटेंस को जोड़ने के लिए। उसके बाद ये
एवरेज जीएसटी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, 11% ये नाउन का काम कर रहा है, विच है रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज हाउएवर, फिर भी, द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट, सरकार जो है वो कॉन्फिडेंट है, दैट की एन इंक्रीज इन कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगी, एंड और मतलब ये सॉरी सरकार कॉन्फिडेंट है कि ये जो इंक्रीज है, वृद्धि जो है कंजप्शन में, और अ वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस, और जो टैक्स बेस का वाइडनिंग है मतलब इसका बढ़ना, टैक्स बेस समझ रहे हो, मतलब नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर जो है अभी 1 लाख है, अभी वो 2 लाख हो गए, फिर वो 50 लाख हो गए, अब 1 करोड़ हो गए, 5 करोड़ हो गए, तो ये क्या टैक्स बेस बढ़ रहा है, टैक्स पेयर्स बढ़ रहे हैं, इसको बोला गया टैक्स बेस, और वाइडनिंग मतलब ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो सरकार कॉन्फिडेंट है कि ये जो उपभोक्ता में वृद्धि है और जो टैक्स बेस में बढ़ोतरी है, विल ऑफसेट, तो ये ऑफसेट कर देगी, ऑफसेट अच्छा वर्ड है, तो ऑफसेट कर देगी किसको, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू लॉस, जो ज़्यादातर रेवेन्यू में लॉस होगा उसको क्या करेगी, ऑफसेट कर देगी। अब ऑफसेट क्या होता है, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है एक तरह से सेटल कर देना, ठीक है, या भरपाई कर देना आप बोल सकते हो। मैं आपको वर्ड दिखा देता हूँ, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो एक तो ये वर्ड आया था एम्बिग्यूटी, मतलब अस्पष्टता, अनिश्चितता, 2 अर्थ होना। नेक्स्ट वर्ड हमने किया था लिटिगेशन, मुकदमा, वाद विवाद, अदालती कार्यवाही। ये एंटोनिम सिनोनिम एग्जाम्पल पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, कोर्स से पढ़ लेना। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिसिटी, अनेकता, विविधता, बहुलता, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आ गया रिजिग, फिर से व्यवस्थित करना, पुनर्गठित करना। नेक्स्ट आ गया वाटरशेड ईयर, मतलब मोड़ लाने वाला वर्ष, ऐतिहासिक साल, निर्णायक वर्ष या महत्वपूर्ण साल। नेक्स्ट आ गया ऑफसेट, जो भी मैंने आपको बताया, ऑफसेट मतलब संतुलित करना, भरपाई करना, किसी चीज के असर को कम करना, ऑफसेट करना। अगर आप जीएसटी भरते हो अब खुद ही तो आपको ऑफसेट पता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विद अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, कह रहे हैं जो लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स है मतलब बहुत सारे जो आइटम्स हैं, सेट जो रेडी है, टू बी टैक्स्ड, टैक्स लगाए जाने के लिए। अब ये कौन सा लेसन आ गया हमारा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके पहले जो भी आता है आपका अदर वर्ड, ठीक है। तो टू बी टैक्स्ड, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, याद रखना, यहाँ पे नहीं तो आर लिखते, शॉर्ट में लिखा हुआ है सीधा सेट। तो कह रहे हैं बहुत सारे जो आइटम्स हैं जो तैयार हैं, जिन पे मतलब जो तैयार है टैक्स लगाए जाने के लिए 5% पर। तो कह रहे हैं इससे क्या हुआ है, जो इंसेंटिव्स हैं, इंसेंटिव समझ रहे हो, प्रोत्साहन बोलते हैं, जो भी आपको इंसेंटिव मिलते हैं ना जॉब में थोड़ा एनकरेजमेंट के लिए, तो वही है इंसेंटिव जो है फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कैम्स, इन घोटालों के लिए। आईटीसी स्कैम्स, ये आईटीसी क्या होता है, जो आपने जीएसटी किसी को पे किया है, आपने बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदा है, उस पर आपने उनको जीएसटी पे किया, तो वो आप दिखा रहे हो कि भी मैंने तो अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया, तो वो आपको वापस मिलता है जीएसटी दिया हुआ, तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। जैसे आप कोर्स खरीदते हो तो उसमें जीएसटी लगता है 18%, तो वो मुझे नहीं मिल सकता 18%, वो सरकार का है। अगर मेरे आपका बिजनेस होता है और मैं आपसे कोई बिजनेस के लिए कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मुझे वो मिल जाता वापस, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे घोटाले होते हैं लोग ताकि भी फेक जीएसटी बिल बनवा लेते हैं ताकि उनको जीएसटी का फ़ायदा हो जाए। तो ऐसे जो स्कैम्स हैं, ठीक है, तो इंसेंटिव जो है इनके लिए, और टैक्स इवेजन के लिए, टैक्स इवेजन होता है टैक्स की चोरी, तो ये जो इंसेंटिव्स हैं विल ऑल्सो बी रिमूव्ड, तो ये भी हट जाएंगे सब्सटेंशियली, काफ़ी हद तक। तो यही होगा ना, 12% से 5% कर दिया, तो ये जो लोग स्कैम्स कर रहे हैं, ठीक है, 12% इनको वापस मिल जाता है, लेकिन अब इनको 5% मिलेगा वापस, अगर करते भी ऐसा स्कैम तो कम हो गया ना, तो इसलिए बोला रिमूव्ड हो जाएगा। अभी यहाँ तक आप देखो वर्ड मीनिंग, एस्टिमेट मतलब हो गया अंदाज़ा या आंकलन, रिडक्शंस इज कम होना, रेवेन्यू इम्पैक्ट रेवेन्यू पर प्रभाव, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्सेस, रिजिग पुनर्गठन या दोबारा नए सिरे से शुरू करना, वाइडनिंग वृद्धि होना, बढ़ना, कंजम्पशन इज उपभोक्ता, और इंसेंटिव हो गया प्रोत्साहन, स्कैम्स घोटाले, और ये टू बी थर्ड फॉर्म का लेसन सब्सटेंशियली, काफ़ी हद तक, टैक्स इवेजन चोरी करना। ये वर्ड हमने किए हुए हैं काफ़ी बार, इसलिए मैं इनको आपको दोबारा नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा रह गया, पढ़ लेते हैं। अ विलिंगनेस
टू रिस्क सम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, कह रहे हैं रेवेन्यू का जो थोड़ा सा अमाउंट का जो रिस्क है, ठीक है। और इच्छा, विलिंगनेस इज इच्छा, ये जो इच्छा है, अ विलिंगनेस, कौन सी इच्छा, टू रिस्क, रिस्क में डालने की, यहाँ पे रिस्क वर्ब का काम कर रहा है, तो रिस्क में डालने की जो इच्छा है, किसको रिस्क में डालने की, रेवेन्यू के कुछ अमाउंट को। और क्यों डालना, इन ऑर्डर टू बूस्ट, बूस्ट करने के लिए, किसको, डोमेस्टिक कंजप्शन को, घरेलू कंजप्शन को, मतलब देश के अंदर ही जो सामान खरीदना वगैरह है, तो इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसी जो इच्छा है, विलिंगनेस है। बोर्ड्स वेल, तो ये अच्छा संकेत है फॉर द इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए। ये विलिंगनेस सब्जेक्ट है, बोर्ड्स वेल ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने लगा दिया एस। आ गया समझ में, सिंपल था। तो ये जो रेवेन्यू से कुछ अमाउंट को रिस्क में डालने की इच्छा है डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, तो ये अच्छा संकेत देती है इकोनॉमी के लिए। स्पेशली, खास तौर पर, एट अ टाइम, उस समय, कौन से समय, व्हेन, जब, एक्सपोर्ट डिमांड, जब निर्यात डिमांड, एक्सपोर्ट समझ रहे हो, आपके देश से बाहर सामान जाना, इसको बोल दिया एक्सपोर्ट। तो ये जो आपके देश से बाहर सामान जाएगा तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं उस समय जब एक्सपोर्ट डिमांड जो है इज फॉल्टरिंग, वो डगमगा रही है। फॉल्टर मतलब डगमगाना, लड़खड़ाना या डगमगाते हुए करना, ठीक। और ये जो ऐसा फॉल्टर क्यों हो रही है, डगमगा क्यों रही है, ड्यू टू टैरिफ अनसर्टेनिटीज, जो ये टैरिफ अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टेनिटीज मतलब अनिश्चितताएं, मतलब जिसका कोई श्योरिटी नहीं है, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड लड़खड़ा रही है, कभी 50%, कभी 20%, कभी 100%, ऐसा टैक्स लगा रहा है ट्रम्प। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो डिमांड है अपने देश से बाहर जाने की, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, ये फॉल्टर करेगी। क्लियर हुआ। तो अब इसका मतलब समझ लो कि ये जो रेवेन्यू में से कुछ अमाउंट को खतरे में डालने की इच्छा है डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ावा देने के लिए, ये अच्छा संकेत है इकोनॉमी के लिए, खास तौर पर उस समय जब एक्सपोर्ट डिमांड डगमगा रही है टैरिफ अनिश्चितताओं के कारण, ठीक। अब आओ नेक्स्ट, इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना बाकी है। ये हमारा लेसन आ गया, देखो ये आपको नजर आ रहा होगा, वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन है, देयर का चैप्टर था, देयर रिमेन्स टू बी, देयर रिमेन्स सम वर्क टू बी डन, देयर रिमेन्स, और उसके बाद टू बी थर्ड फॉर्म। अब आपके सामने देयर की जगह इट सब्जेक्ट लगा दिया, ये हमने किया वर्कबुक पार्ट 3 के लास्ट में जाके एडवांस लेसन्स के अंदर। तो देखा जाना बाकी है, क्या देखा जाना बाकी है, हाउ, कैसे द स्टेट गवर्नमेंट्स विल रिएक्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स रिएक्ट करेंगी टू दिस प्रपोज्ड रेवेन्यू सरेंडर, ये जो प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित रेवेन्यू समर्पण है, ठीक है। तो रेवेन्यू सरेंडर ही करा है ना, मतलब थोड़ा सा तो उनको घाटा होगा ही, तो इसको बोला गया रेवेन्यू समर्पण, रेवेन्यू सरेंडर। और प्रपोज मतलब प्रस्तावित, जो प्रस्ताव रखा गया है। तो अब ये स्टेट कैसे करेंगी, अब इससे तो स्टेट को भी तो नुकसान होगा, उनका भी तो रेवेन्यू घटेगा, ठीक है। तो इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना बाकी है कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगी इस प्रस्तावित रेवेन्यू समर्पण के प्रति। दे हैव ऑलरेडी बीन लॉबिंग द 16th फाइनेंस कमीशन, जो 16वां फाइनेंस कमीशन है, तो इसके लिए लॉबिंग कर रही है। यहाँ पे देखो दे सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए यूज किया गया है, ऑलरेडी मतलब पहले ही, हैव बीन आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये लॉबिंग कर रही है। लॉबिंग करना मतलब क्या होता है, प्रयास करना, दबाव डालना, ठीक है। ये वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़े अच्छे वर्ड है। देखो एक तो बोर्ड वेल आ गया, अच्छा संकेत देना, शुभ लक्षण होना, अभी जो आपको दिखाया। ये आ गया हमारा वर्ड लॉबी। लॉबी एक नाउन की तरह भी काम करता है, ये नाउन है। लॉबी मतलब हित समूह, प्रभाव डालने वाला संगठन, मतलब एक ऐसा ग्रुप जो किसी पर प्रभाव डालता है। ये आप इसके सिनोनिम पढ़ लो तो आपको ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसका दूसरा मतलब एक वर्ब के रूप में होता है, जो अभी हम देख रहे हैं, मतलब होता है प्रभाव डालने की कोशिश करना, दबाव डालना, या सत्ता सरकार के पक्ष में निर्णय कराने के लिए प्रयास डालना। अब ये क्या नाम है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं क्या कर रही हैं, लॉबिंग कर रही हैं, मतलब दबाव डाल रही हैं। किस चीज़ का दबाव डाल रही है, 16th फाइनेंस कमीशन का, 16वें फाइनेंस कमीशन का। और क्यों डाल रही है, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट, ताकि जो स्टेट का शेयर है वो बढ़े।
कहाँ पर? इन सेंट्रल टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस में, मतलब जो केंद्र से टैक्सेस मिलते हैं तो उसमें सरकार को थोड़ा और एक्स्ट्रा मिले, तो इस चीज़ का दबाव डाल रहे हैं ये स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे जीएसटी जो भी कम किया है उसका इफेक्ट पड़ेगा ना स्टेट गवर्नमेंट्स पे। आगे लिखा है दीज टैक्स कट्स, ये जो टैक्स में कटौती है, विल ऑल्सो मेक इट इवन मोर अनलाइकली, तो ये और भी ज़्यादा असंभावित बनाएगी। अनलाइकली आ रहा है, अनलाइकली मतलब जिसके होने की कम संभावना हो, याद रखना, जिसके होने की कम संभावना हो। तो ये जो रेट कट है ना, विल ऑल्सो मेक इट इवन मोर अनलाइकली, तो ये और भी ज़्यादा असंभावित बनाएगी, मतलब और भी ज़्यादा कम संभावना है किसी चीज़ के होने की। और किस चीज़ की संभावना? दैट की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, विल बी इंक्लूडेड, तो इनको इंक्लूड कर लिया जाएगा जीएसटी में एट एनी टाइम, किसी भी समय, जल्द। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कह रहे थे ना कि जीएसटी में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन कह रहे हैं अब उसकी संभावना कम हो गई है, ये सेंस है इसका। तो दीज टैक्स कट्स विल ऑल्सो मेक इट इवन मोर अनलाइकली, तो ये संभावना को और भी कम कर देगा। किसकी संभावना बोला? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उनको इंक्लूड करने की जीएसटी में किसी भी समय, जल्द। तो ये संभावना कम हो जाएगी, यानी कि अब कम चांसेस है कि ये प्रोडक्ट जीएसटी में इंक्लूड होंगे। और ये जीएसटी प्रोडक्ट कौन से हैं? अ मेजर सोर्स ऑफ स्टेट्स रेवेन्यू, स्टेट का जो रेवेन्यू है उसका मेजर सोर्स है, सबसे ज़्यादा स्टेट को रेवेन्यू इन्हीं से मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। नेक्स्ट, पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट्स, स्टेट के लिए मुश्किल होगा, टू ओपोज करना, मतलब विरोध करना डायरेक्टली, सीधे सीधे, दीज रेट रिडक्शंस। तो स्टेट तो चाहेगी ना कि भाई तुमने कम क्यों किया, आप तो हमारा रेवेन्यू घट जाएगा, तो ये सीधा सीधा ओपोज नहीं करेंगे, अगर ओपोज करेंगे तो लोग भड़केंगे। ठीक है, तो मुश्किल होगा स्टेट्स के लिए सीधा सीधा ओपोज करना इन रेट रिडक्शंस को। बट लेकिन दे माइट प्रेशर, लेकिन वे प्रेशर डाल सकते हैं इंस्टेड, इसकी बजाय, किस पर? सेंटर पर, फॉर कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति के लिए। वंस अगेन, एक बार फिर, मतलब ये कि सीधा सीधा ये ओपोज तो कर नहीं सकते हैं कि भाई रेट रिडक्शन क्यों कर दिया। दे माइट प्रेशर द सेंटर, लेकिन वो सेंटर जो है ना उस पर प्रेशर डाल सकते हैं इसकी बजाय इंस्टेड। और किस लिए प्रेशर डालेंगे? भाई हमें तो कॉम्पनसेशन दो, मतलब जो हमारा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है उसकी भरपाई भी तो करनी है, तो ये क्षतिपूर्ति रकम जो है, कॉम्पनसेशन है, मुआवजा जो है, वो भी दो हमें, क्योंकि हमारा तो रेवेन्यू घट गया है। तो कह रहे हैं ऐसा प्रेशराइज कर सकती है सेंटर से। ठीक, क्रूशली, महत्वपूर्ण रूप से, द सेंटर विल बी रीचिंग आउट टू द स्टेट्स, जो सेंटर है वो रीच आउट कर रही होगी स्टेट्स को। ये देख रहे हो, विल बी प्लस आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो ये स्टेट्स को रीच आउट कर रही होगी, मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, फ्यूचर के अंदर चल रहा होगा। हिंदी हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बोल देते हैं कि वो रीच आउट करेंगी, बट कर रही होंगी, ये हिंदी होती है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ एक हफ्तों में। और क्यों कर रही होंगी रीच आउट? मतलब स्टेट के पास जा रही होंगी, टू पुट फर्थ इट्स केस, अपने मामले को रखने के लिए। पुट फर्थ होता है सामने रखना, पेश करना, प्रस्तुत करना। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, यह महत्वपूर्ण है कि देयर कंसर्न्स, उनकी जो चिंताएं हैं, आर टेकन ऑन, तो टेकन ऑन बोर्ड, तो उन पर ध्यान दिया जाए, एज वेल भी, मतलब उन पे भी ध्यान दिया जाए। यहाँ पे आप ये वर्ड देखो, टेक ऑन बोर्ड, इसका मतलब होता है ध्यान देना। कंसर्न्स मतलब चिंताएं। अगर आप टेंस देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, आर लगा है, ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। ये महत्वपूर्ण है कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। क्लियर हुआ यहाँ तक? वर्ड मीनिंग पे आओ। विलिंगनेस, इच्छा, डोमेस्टिक कंजप्शन, घरेलू उपभोग, बॉडवेल मतलब अच्छे संकेत देना, अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं, देन लॉबी आ गया। लॉबिंग मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं प्रेशराइज करना किसी को अपने काम निकालने के लिए। और अनलाइकली मतलब असंभव होना या असंभावना होना। और ओपोज इज विरोध करना, इंस्टेड इज की बजाय। और इसमें बाकी ये तो नॉर्मल वर्ड है सारे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जीएसटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। और अब आप चाहो तो इंग्लिश सीखना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। रूल को मास्टर करो, फिर पढ़ना, आपको मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है। रूल एक बार सीख गए
तो स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सब कुछ कर पाओगे, बच्चों का खेल हो जाएगा। बाकी अगर नहीं करते हो तो आपकी इच्छा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।